नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल AK बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे फर्स्ट एड टेक्निक, ड्रेसिंग्स एंड बैंडेजेस, प्राथमिक चिकित्सा तकनीक, ड्रेसिंग्स और पट्टियाँ। कल्पना कीजिए कि किसी को बहुत गहरी चोट लगी है, खून बहुत तेजी से बह रहा है। जी, और ऐसे समय में पैनिक होना बहुत आम बात है। बिल्कुल। तो आनन फानन में किसी ने एक साफ कपड़ा लिया, उसे घाव पर रखा और एक पट्टी को एकदम कस कर बांध दिया ताकि खून रुक जाए। मतलब देखने में ऐसा लगता है कि एक बहुत ही सही कदम उठाया गया है और शायद एक जान बचा ली गई है। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये कसी हुई पट्टी उस इंसान का हाथ ही हमेशा के लिए कटवा दे? बाप रे, हमेशा के लिए? बिल्कुल। प्राथमिक चिकित्सा में एक छोटी सी तकनीकी गलती जीवन भर की विकलांगता का कारण बन सकती है। मतलब ये तो बहुत ही डरावना है। तो आज का हमारा मिशन इसी विज्ञान को गहराई से समझना है। इस डीप डाइव का उद्देश्य इन नोट्स के हर एक पहलू को डिकोड करना है। ड्रेसिंग और बैंडेज के प्रकार, उन्हें लगाने के वैज्ञानिक नियम और गलत तरीके से पट्टी बांधने पर होने वाले भयंकर नुकसान। तो ये कि ऐसा विषय है जहां आम बोलचाल की भाषा और चिकित्सा विज्ञान के बीच का अंतर समझना उम्र सबसे जरूरी हो जाता है। हाँ, क्योंकि अक्सर हम लोग ड्रेसिंग और पट्टी यानी बैंडेज शब्दों का इस्तेमाल एक ही चीज के लिए कर देते हैं। कहीं चोट लगी तो अक्सर सुनने को मिलता है कि जाके पट्टी करवा लो या ड्रेसिंग करवा लो, है ना? एकदम सही कहा आपने। लेकिन अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में देखें तो ये दोनों बिल्कुल अलग उपकरण हैं। मतलब एक का काम सीधे घाव से निपटना है और दूसरे का काम पहले वाले को सहारा देना है। अच्छा, तो किसी भी घाव का इलाज शुरू करने से पहले हमें ये समझना होगा कि कौन सी चीज कहाँ लगाई जा रही है। अगर बुनियादी अंतर से शुरुआत करें तो सबसे पहले ड्रेसिंग को समझना होगा। जी, ड्रेसिंग रूम एक जीवाणु रहित यानी स्टेराइल सामग्री होती है। इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण गुण यही है कि ये घाव के सीधे संपर्क में आती है। मतलब जब शरीर का पहला रक्षा कवच यानी हमारी त्वचा टूट जाती है तो ड्रेसिंग उस अस्थायी कवच का काम करती है। बिल्कुल, इसे इस तरह समझते हैं। त्वचा का काम शरीर को बाहरी वातावरण से बचाना है। जब वो त्वचा फट जाती है या कट जाती है तो अंदर की संवेदनशील परतें और रक्तवाहिकाएं हवा, धूल और बैक्टीरिया के संपर्क में आ जाती हैं। जो कि बहुत खतरनाक है। हाँ, तो ड्रेसिंग वो सुरक्षात्मक परत है जिसे सीधे उस खुले हिस्से पर रखा जाता है। इसका मुख्य काम घाव को बाहरी वातावरण से बचाना, घाव से निकलने वाले स्राव या पानी जिसे एक्सुडेट कहते हैं उसे सोखना और घाव भरने की प्राकृतिक प्रक्रिया यानी हीलिंग को बढ़ावा देना है। अच्छा, मतलब ड्रेसिंग वो है जो सीधे एक्शन में है, एकदम फ्रंट लाइन पर मौजूद है। और फिर आती है पट्टी या बैंडेज। सही कहा, पट्टी बाहरी सुरक्षा के लिए होती है। तो ये खुद घाव को कभी नहीं छूती है ना? बिल्कुल नहीं। इसका काम है उस ड्रेसिंग को अपनी जगह पर सुरक्षित रखना, घायल हिस्से को सहारा देना या अगर बहुत ज्यादा खून बह रहा है तो दबाव बनाकर उसे रोकना। तो क्या हम कह सकते हैं कि ड्रेसिंग उस गद्दे की तरह है जो सीधे शरीर के संपर्क में आता है, आराम देता है और मुख्य काम करता है? हाँ, ये एनालॉजी काफी अच्छी है। और पट्टी उस बेडशीट की तरह है जो सब कुछ अपनी जगह पर सुरक्षित रखती है, बाहरी आवरण देती है और गद्दे को खिसकने नहीं देती। एकदम सटीक तुलना है ये। गद्दा वो है जो मुख्य काम कर रहा है, जो कि ड्रेसिंग का काम है, और बेडशीट उसे कवर कर रही है, जो बैंडेज का काम है। बहुत बढ़िया। अब अगर प्राथमिक चिकित्सा के इन दोनों उपकरणों के पीछे के विज्ञान को देखें तो हमारे पास 6 बहुत स्पष्ट उद्देश्य होते हैं जिन्हें हासिल करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इन 6 उद्देश्यों को एक-एक करके डिकोड करते हैं। पहला उद्देश्य है खून बहना रोकना, जिसे मेडिकल भाषा में हेमोस्टेसिस कहते हैं। हाँ, हेमोस्टेसिस किसी भी आघात या ट्रॉमा में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। अगर शरीर से बहुत अधिक रक्त बह जाएगा तो बाकी किसी भी इलाज का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। सही बात है, फिर तो जान ही चली जाएगी। शरीर का अपना एक थक्का बनाने का सिस्टम होता है जिसे क्लॉटिंग कहते हैं। लेकिन जब घाव बड़ा हो तो शरीर को मदद चाहिए होती है। और यहीं ड्रेसिंग और बैंडेज काम आते हैं। बिल्कुल, वे मिलकर घाव पर एक दबाव बनाते हैं। इस दबाव के कारण रक्त वाहिकाएं सिकुड़ती हैं, रक्त का प्रवाह धीमा होता है और प्लेटलेट्स को एक जगह इकट्ठा होकर थक्का बनाने का समय मिल जाता है। ये एक तरह से शरीर के अपने रिपेयर सिस्टम को काम करने के लिए समय देने जैसा है। दूसरा उद्देश्य है घाव को संक्रमण से बचाना। मतलब खुले घाव का सीधा सा मतलब है कि शरीर का दरवाजा लाखों सूक्ष्म जीवों के लिए खुल गया है। और वो दरवाजा जितनी जल्दी बंद हो
उतना अच्छा है, क्योंकि हवा में आसपास की सतहों पर यहाँ तक कि त्वचा के बाहरी हिस्से पर भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो ड्रेसिंग एक भौतिक अवरोध या फिजिकल बैरियर बन जाती है। जी, और तीसरा उद्देश्य इसी से जुड़ा है, रक्त और स्राव को सोखना। जब भी कोई चोट लगती है तो शरीर उस जगह पर सफेद रक्त कोशिकाओं को भेजता है ताकि वे मृत कोशिकाओं और बाहरी बैक्टीरिया से लड़ सकें। अच्छा। तो उस लड़ाई का भी कुछ परिणाम होता होगा? हाँ, इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप जो तरल पदार्थ बनता है उसे एक्सुडेट कहते हैं। मतलब ये तरल पदार्थ एक तरह से उस सेल्यूलर लड़ाई का मलबा है। एकदम सही। और अगर ये तरल घाव पर ही जमा रहे तो ये नए बैक्टीरिया के पनपने के लिए एक बेहतरीन जगह बन जाएगा। इसीलिए ड्रेसिंग का एक स्पंज की तरह काम करना और इस मलबे को सोखना बहुत जरूरी है। ओहो, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब ड्रेसिंग सिर्फ एक ढक्कन नहीं है, वो सक्रिय रूप से घाव को साफ भी रख रही है। जी बिल्कुल। और चौथा उद्देश्य है घायल हिस्से को स्थिर करना, यानी इमोबिलाइज करना। ये स्थिरता इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि घाव भरने की प्रक्रिया बहुत ही नाजुक होती है। शरीर बहुत ही मेहनत से नई कोशिकाओं का जाल बुनता है। अगर घायल हिस्सा बार बार हिलता रहेगा तो वो नई बन रही कोशिकाओं का जाल टूट जाएगा और घाव कभी भर नहीं पाएगा। और हिलने डुलने से दर्द भी तो बढ़ता होगा। हाँ, मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जो हमें सीधे पांचवें उद्देश्य की तरफ ले जाता है, दर्द और सूजन कम करना। हाँ, जब चोट लगती है तो शरीर उस हिस्से में बहुत सारा तरल पदार्थ भेजता है जिससे सूजन आती है ना? जी, सही दबाव वाली पट्टी न सिर्फ स्थिरता देती है, बल्कि तरल पदार्थों को एक ही जगह इकट्ठा होने से भी रोकती है। और इन पांचों कदमों का अंतिम परिणाम होता है हमारा छठा उद्देश्य, घाव भरने को बढ़ावा देना। बिल्कुल। जब घाव साफ होता है, खून रुक गया होता है, संक्रमण का खतरा कम होता है और हिस्सा स्थिर रहता है, तब जाकर शरीर अपनी प्राकृतिक हीलिंग प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के पूरी गति से कर पाता है। तो ये पूरी तरह से एक चेन रिएक्शन है। अब चूंकि ड्रेसिंग सीधे घाव के संपर्क में आती है, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस प्रकार के घाव पर कौन सी ड्रेसिंग लगेगी। हाँ, अलग-अलग तरह की चोटों के लिए ड्रेसिंग की एक पूरी दुनिया है। चिकित्सा विज्ञान में ड्रेसिंग को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, सूखी और गीली। अच्छा, तो सूखी ड्रेसिंग जैसे कि स्टेराइल गॉज पैड, इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग आमतौर पर मामूली कट, खरोंच या उन सर्जिकल घावों के लिए किया जाता है जहां से बहुत ज्यादा रिसाव नहीं हो रहा होता है। ऐसे मामलों में बस एक सूखी और साफ परत पर्याप्त होती है जो घाव को ढक सके। लेकिन गीली ड्रेसिंग का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में होता है? मैंने सुना है इसे एंटीसेप्टिक या सलाइन के घोल में भिगोकर रखा जाता है और संक्रमित घाव या जलने पर इस्तेमाल किया जाता है। पर जलने वाले घावों पर गीली ड्रेसिंग ही क्यों? ये प्राथमिक चिकित्सा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैदानिक बिंदु है। जब त्वचा जल जाती है तो वो न केवल अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है, बल्कि उस हिस्से में नमी की भारी कमी हो जाती है। अच्छा, तो पानी की कमी हो जाती है वहाँ। हाँ, अब कल्पना कीजिए कि किसी जले हुए हिस्से पर एक सूखी ड्रेसिंग लगा दी गई है। शरीर का स्राव उस सूखी ड्रेसिंग में जाएगा और सूखने लगेगा। ओह, ये सुनकर ही डर लग रहा है। जब वो सूखेगा तो वो ड्रेसिंग को घाव के साथ एक सीमेंट की तरह चिपका देगा। बाप रे। और जब उस ड्रेसिंग को बदलने का वक्त आएगा तो क्या होगा? तब वो सूखी ड्रेसिंग हटाते समय नई बनी हुई नाजुक त्वचा को भी अपने साथ उखाड़ लेगी। इससे न केवल असहनीय दर्द होगा, बल्कि घाव फिर से ताजा हो जाएगा और हीलिंग की प्रक्रिया एकदम शून्य पर आ जाएगी। वो सूखी ड्रेसिंग उखाड़ने वाली कल्पना ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसीलिए गीली ड्रेसिंग घाव को नम रखती है, उसे चिपकने से रोकती है और अगर उसमें एंटीसेप्टिक मिला है तो वो संक्रमण से भी लगातार लड़ती रहती है। ये समझना बहुत जरूरी था कि हर घाव पर एक ही तरीका काम नहीं करता। अब कुछ विशेष ड्रेसिंग भी होती हैं, जैसे कि दबाव ड्रेसिंग, जो भारी रक्तस्राव या गंभीर ट्रॉमा के लिए होती है, जहां खून रोकना पहली प्राथमिकता होती है। जी, और चिपकने वाली ड्रेसिंग भी होती है। हाँ, जो बेसिकली हमारे घरों में मिलने वाली बैंडेड है, जो छोटी मोटी खरोचों के लिए होती हैं। लेकिन एक ड्रेसिंग का प्रकार है जो थोड़ा उलझा रहा है मुझे, अवरोधक या ओक्लूसिव ड्रेसिंग। ओक्लूसिव ड्रेसिंग का विज्ञान बहुत ही विशिष्ट है। लेकिन ये काम कैसे करती है? ओक्लूसिव ड्रेसिंग का मतलब है एक ऐसी ड्रेसिंग जो हवा को पूरी तरह से रोकती है, मतलब ये एयर टाइट होती है। हाँ बिल्कुल, एयर टाइट। आमतौर पर हम हमेशा यही सुनते आए हैं कि घाव को जल्दी सुखाने के लिए उसे सांस लेने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, घाव पर हवा लगनी चाहिए, है ना? तो फिर छाती के घाव पर हवा को पूरी तरह से रोकना क्यों जरूरी है?
ये तो उस आम समझ के बिल्कुल उलट लग रहा है। ये विरोधाभास अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। देखिए, घाव को सांस लेने देना चाहिए, यह नियम छोटे मोटे खरोच या घुटने छिलने पर लागू हो सकता है। लेकिन जब बात छाती के गहरे घाव की आती है तो शरीर रचना विज्ञान के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्या अलग है छाती के घाव में? हमारी छाती की गुहा में एक नकारात्मक दबाव या नेगेटिव प्रेशर होता है। नकारात्मक दबाव मतलब एक वैक्यूम की तरह? बिल्कुल, एक वैक्यूम की तरह। हमारा डायफ्राम जब नीचे जाता है तो छाती के अंदर एक खिंचाव या वैक्यूम पैदा होता है, और इसी वैक्यूम के कारण बाहर की हवा नाक के जरिए हमारे फेफड़ों में खिंच कर आती है। तो ये हमारी सांस लेने की सामान्य प्रक्रिया है? जी। अब मान लीजिए कि छाती में कोई गहरा घाव हो गया है, जैसे कोई नुकीली चीज आर पार हो गई हो। अब छाती में एक छेद है। तो जब घायल व्यक्ति सांस लेने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? तब वो नकारात्मक दबाव हवा को नाक से खींचने के बजाय उस छाती के छेद से सीधे अंदर खींचने लगेगा। हवा सीधे छाती की गुहा में घुसने लगेगी, लेकिन फेफड़ों के अंदर नहीं, बल्कि फेफड़ों के बाहर खाली जगह में। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। इस मेडिकल इमरजेंसी को न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। बाहरी हवा छाती के अंदर भरती जाती है और फेफड़ों पर इतना जबरदस्त दबाव डालती है कि वे गुब्बारे की तरह पिचक जाते हैं। मतलब व्यक्ति सांस लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन फेफड़े फूल ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, इसी स्थिति को रोकने के लिए ओक्लूसिव ड्रेसिंग का इस्तेमाल होता है। ये एक प्लास्टिक या एयरटाइट सामग्री होती है जो घाव को पूरी तरह से सील कर देती है। तो ये हवा को अंदर जाने से पूरी तरह रोक देती है, जिससे छाती का वैक्यूम फिर से सुरक्षित हो जाता है और फेफड़े फिर से काम करने लगते हैं। बिल्कुल, ये एक जीवन रक्षक कदम है। वाओ, ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। अब स्पष्ट हुआ कि हर घाव को हवा की जरूरत नहीं होती, कुछ घावों को हवा से बचाना ही जान बचाना है। अब इन ड्रेसिंग्स को लगाने के कुछ बुनियादी सिद्धांत भी होते हैं। हाँ, मुख्य रूप से 5 सिद्धांत हैं। पहला है असेप्टिक या रोगाणुरहित तकनीक बनाए रखना, और दूसरा है ड्रेसिंग से पहले घाव को अच्छी तरह साफ करना, और तीसरा है स्टेराइल सामग्री का ही उपयोग करना। ये सब तो काफी तार्किक लगते हैं, लेकिन जो चौथा सिद्धांत है उस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है कि घाव की सतह को सीधे न छुएं। इस एक पॉइंट पर इतनी सख्ती क्यों? क्योंकि यह वह गलती है जो आपात स्थिति में अनजाने में सबसे ज्यादा होती है। हमारे हाथ चाहे वो कितने भी साफ क्यों न धोए गए हों, उन पर हमेशा लाखों सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। हाँ, सैनिटाइजर के बाद भी कुछ तो रह ही जाते हैं। बिल्कुल। तो जब कोई व्यक्ति स्टेराइल ड्रेसिंग को पैकेट से निकालता है और अनजाने में ड्रेसिंग के उस हिस्से को अपनी उंगलियों से छू लेता है जो घाव के ठीक ऊपर लगने वाला है, तो वो पूरी तरह से उस सामग्री को दूषित कर देता है। मतलब उंगलियों के बैक्टीरिया सीधे उस पैड पर ट्रांसफर हो गए, जो सीधे शरीर के अंदर खुले हुए हिस्से पर जाने वाला है। और फिर वो बैक्टीरिया बिना किसी रुकावट के सीधे घाव के रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। इसलिए हमेशा नियम होता है कि ड्रेसिंग को सिर्फ किनारों से पकड़ा जाए। ये बहुत ही छोटी लेकिन अहम बात है। और 5वां सिद्धांत है ठीक से सुरक्षित करें, लेकिन ज्यादा कसे नहीं। और यहीं से हमारी चर्चा के दूसरे हिस्से की शुरुआत होती है, बैंडेज यानी पट्टियां। बिल्कुल, ड्रेसिंग सही तरीके से और सुरक्षित रूप से लग गई है तो उसे अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। पट्टी बांधना भी अपने आप में एक कला है। पट्टियों के कई प्रकार होते हैं ना? हाँ, सबसे आम है रोलर पट्टी, जो एक सिलेंडर में लपेटी गई लंबी कपड़े की पट्टी होती है, और शरीर के अलग अलग हिस्सों की बनावट के अनुसार इसे लपेटने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि सर्पिल या स्पाइरल तरीका, जो हाथ या पैर जैसे सीधे बेलनाकार हिस्सों पर इस्तेमाल होता है। जी। फिर है रिवर्स सर्पिल, जो शरीर के उन हिस्सों के लिए जहां मोटाई बदलती है, जैसे हमारी पिंडली या अग्रबाहु। इसमें पट्टी को हर घुमाव पर खुद पर उल्टा मोड़ा जाता है ताकि वो शरीर की बदलती गोलाई पर एकदम फिट बैठे और ढीली ना पड़े। और तीसरा तरीका है फिगर ऑफ 8। नाम से स्पष्ट है कि इसमें पट्टी को 8 के आकार में बांधा जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से जोड़ों पर किया जाता है, जैसे टखना, घुटने या कोहनी। क्योंकि अगर जोड़ पर सीधी पट्टी बांधी जाए तो मुड़ने पर वो खुल जाएगी, है ना? एकदम सही। 8 के आकार में बांधने से जोड़ को मुड़ने की आजादी भी मिलती है और वो ड्रेसिंग को सुरक्षित भी रखता है। इसके बाद त्रिकोणीय पट्टी या ट्रायंगुलर बैंडेज आती है। ये एक बड़ा त्रिकोणीय कपड़ा होता है। फिल्मों में या असल जिंदगी में जब किसी का हाथ टूट जाता है तो उसे गले में जो स्लिंग पहनाया जाता है वो इसी पट्टी से बनता है। हाँ, स्लिंग बांह की चोटों के लिए बेहतरीन है। ये घायल हाथ का पूरा वजन कंधे पर डाल देता है,
जिससे बांह को आराम मिलता है। इस त्रिकोणीय पट्टी का उपयोग सिर की चोटों पर पट्टी बांधने के रूप में भी बहुत प्रभावी ढंग से किया जाता है। विशेष पट्टियों की सूची में भी कुछ बहुत उपयोगी चीजें हैं। लोचदार पट्टी, जिसे आमतौर पर क्रेप बैंडेज कहा जाता है, जो मोच आने पर खिंचाव और दबाव देने के काम आती है। जी। और फिर चिपकने वाली पट्टी है। और अंत में एक बहुत ही रोचक चीज है, ट्यूबुलर पट्टी। हाँ, इसे देखने पर लगता है कि ये उंगलियों या अंगों पर बिना जोड़ वाली एक जुराब या सॉक पहनाने जैसा है। ये मोजे वाली तुलना बिल्कुल सटीक है। ट्यूबुलर बैंडेज एक जालीदार और खिंचने वाली ट्यूब की तरह होती है। कई बार उंगलियों जैसी छोटी और गतिशील जगह पर सामान्य रोलर पट्टी बांधना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बार बार फिसल जाती है। तो ट्यूबुलर बैंडेज को बस एक मोजे की तरह उंगली या हाथ पर चढ़ा दिया जाता है। हाँ, और वो बिना किसी गांठ या जोड़ के पूरे हिस्से पर एक समान दबाव बनाए रखती है। ये तो बहुत सुविधाजनक है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन आता है। पट्टी बांधना देखने में भले ही कितना भी आसान और सुरक्षित काम क्यों न लगे, इसके नियम बहुत सख्त हैं। बहुत ज्यादा सख्त। अगर पट्टी को गलत तरीके से बांधा गया तो फायदे की जगह इतना भयानक नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं। ये इस पूरी चर्चा का शायद सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। पट्टी बांधना सिर्फ कपड़े को लपेटना नहीं है, ये शरीर के परिसंचरण तंत्र यानी रक्त के प्रवाह के साथ सीधा हस्तक्षेप है। तो इसके नियम क्या हैं? सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, हमेशा दूर से पास की ओर यानी डिस्टल से प्रॉक्सिमल शुरू करें। इसका मतलब है कि अगर कलाई पर पट्टी बांधनी है तो उंगलियों की तरफ से शुरू करके कोहनी की तरफ जाना होगा। लेकिन ऐसा क्यों? कोहनी से शुरू करके उंगलियों की तरफ क्यों नहीं आ सकते? ये हमारे शरीर के रक्त संचार के तंत्र की इंजीनियरिंग से जुड़ा है। हमारी शिराएं अशुद्ध रक्त को अंगों से वापस हृदय की ओर ऊपर ले जाती हैं। तो वो ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रही हैं। बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करने के लिए इन शिराओं के अंदर छोटे छोटे वॉल्व होते हैं जो रक्त को वापस नीचे जाने से रोकते हैं। जब पट्टी को डिस्टल से प्रॉक्सिमल बांधा जाता है तो असल में रक्त को हृदय की ओर धकेला जा रहा होता है। जैसे किसी टूथपेस्ट के ट्यूब को नीचे से ऊपर की ओर दबाकर पेस्ट निकालना है ना। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन अगर पट्टी ऊपर से नीचे की ओर बांधी जाए तो रक्त को जबरदस्ती नीचे की तरफ धकेला जा रहा है। अच्छा, तो शिराओं के वॉल्व रक्त को ऊपर भेजना चाहते हैं और पट्टी का दबाव उसे नीचे धकेल रहा है। जी, इससे रक्त शिराओं में जमा होने लगेगा, जिससे उस हिस्से में भयंकर सूजन आ जाएगी और शिराओं के वाल्व्स हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। बाप रे, एक छोटी सी दिशा की गलती से शरीर का प्लम्बिंग सिस्टम पूरी तरह खराब हो सकता है। इसके अलावा नियम कहते हैं कि समान दबाव बनाए रखें और अत्यधिक कसने से बचें। लेकिन कोई ये कैसे जानेगा कि पट्टी ज्यादा कस दी गई है? इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है, केशिका भराव या कैपिलरी रिफिल चेक करना और नाड़ी की जांच करना। तो ये कैपिलरी रिफिल चेक कैसे करते हैं? ये रक्त प्रवाह जांचने का एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका है। हमारी त्वचा के नीचे खून की बहुत ही बारीक नलियां होती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। पट्टी के आगे के किसी उंगली या पैर के अंगूठे के नाखून को हल्के से दबाएं। अच्छा, तो दबाव पड़ने पर वो जगह सफेद हो जाएगी क्योंकि वहां से खून पीछे हट गया है? बिल्कुल। और जब दबाव हटाया जाता है तो उस हिस्से को 2 सेकंड के अंदर वापस गुलाबी हो जाना चाहिए। और अगर उसे वापस गुलाबी होने में 2 सेकंड से ज्यादा का समय लग रहा है तो इसका स्पष्ट मतलब है कि पट्टी बहुत कसी हुई है और ताज़ा खून वहां तक वापस नहीं पहुंच पा रहा है। ओहो, इसीलिए ये नियम भी है कि यदि संभव हो तो उंगलियों या पैर की उंगलियों को खुला छोड़ दें। हाँ, ताकि बार बार इस कैपिलरी रिफिल को चेक किया जा सके और त्वचा का रंग देखा जा सके। और अगर गलत पट्टी बांधने के लक्षण शरीर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है। जैसे कि कौन से लक्षण? अगर घायल व्यक्ति सुन्नपन या झुनझुनी की शिकायत कर रहा है, इसका मतलब है कि पट्टी ने नसों को दबा दिया है। अगर वो हिस्सा नीला पड़ने लगे, जिसे मेडिकल भाषा में साइनोसिस कहते हैं, तो इसका मतलब है कि उस हिस्से तक ऑक्सीजन वाला खून नहीं पहुंच रहा है। ऐसे संकेतों के दिखने पर हमारा क्रिटिकल एक्शन क्या होना चाहिए? यदि रक्त संचार में बाधा का कोई भी संकेत मिले तो तुरंत पट्टी को ढीली करें। इसमें इंतजार करने या थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा सोचने का कोई स्कोप नहीं है। क्योंकि अगर इंतजार किया गया तो बात गंभीर जटिलताओं तक पहुंच जाएगी, है ना? बिल्कुल। पहली जटिलता तो घाव में संक्रमण है और दूसरी है इस्कीमिया यानी रक्त प्रवाह की कमी। और यहाँ सबसे भयानक परिणाम की बात आती है टिश्यू नेक्रोसिस या ऊतक परिगलन। आसान शब्दों में ऊतक कोशिकाओं की मृत्यु।
ओह, ये ऊतक परिगलन तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। ये एक अपरिवर्तनीय या इरिवर्सिबल प्रक्रिया है। शरीर की हर कोशिका को जिंदा रहने के लिए लगातार ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो रक्त के जरिए पहुंचती है। तो जब कोई पट्टी बहुत ज्यादा कस दी जाती है तो वो धमनियों को पूरी तरह ब्लॉक कर देती है। हाँ, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाती है। जब कोशिकाएं लंबे समय तक ऑक्सीजन से वंचित रहती हैं, तो वे सचमुच दम घुटकर मरने लगती हैं। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किसी की जान बचाने के लिए बांधी गई पट्टी अगर बहुत ज्यादा कसी हुई है तो वो पट्टी न बांधने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जी, जब कोशिकाएं मर जाती हैं तो वह पूरा हिस्सा मृत हो जाता है। वहां गैंग्रीन फैलने लगता है, जो पूरे शरीर में जहर फैला सकता है। तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं ऐसे में? ऐसी स्थिति में उस जहर को रोकने के लिए कई बार व्यक्ति का वो अंग ही काटना पड़ जाता है, जिसे एम्प्यूटेशन कहते हैं। हे भगवान, सिर्फ और सिर्फ एक ज्यादा कसी हुई पट्टी की वजह से एक व्यक्ति अपना हाथ या पैर खो सकता है। इसीलिए ये नियम जीवन मरण का सवाल बन जाता है। ये वाकई आंखें खोलने वाला है। प्राथमिक चिकित्सा के नाम पर बिना सही जानकारी के हम कितनी बड़ी गलती कर सकते हैं। अब जब हम इस चर्चा के अंतिम चरण में हैं, तो ये जानना जरूरी है कि आपातकालीन स्थितियों या असली अस्पतालों में ये सारे नियम असल में कैसे काम करते हैं, यानी विशेष अनुप्रयोग और नैदानिक महत्व क्या है। इन तकनीकी सिद्धांतों को रोजाना ट्रॉमा और आपातकालीन देखभाल में लागू किया जाता है। जैसे स्लिंग का प्रयोग सिर्फ हड्डी टूटने पर ही नहीं, बल्कि घायल ऊपरी अंग को सहारा देने और दर्द कम करने के लिए भी किया जाता है। और संपीड़न या दबाव पट्टी का इस्तेमाल शरीर में सूजन को नियंत्रित करने और गंभीर रक्तस्राव को रोकने के लिए होता है। प्लिंट्स या खपच्ची के साथ प्रयोग किया जाता है, ताकि टूटी हुई हड्डी बिल्कुल ना हिले। नैदानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा बांधना नहीं है। हाँ, ये ट्रॉमा देखभाल का एक अनिवार्य हिस्सा है। जी, आपातकालीन और सर्जिकल सेटिंग्स में घाव को स्थिर करने और संक्रमण रोकने का ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपकरण है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा का सारांश निकाला जाए तो स्पष्ट होता है कि ड्रेसिंग बचाव, सोखने और संक्रमण रोकने के लिए है, जो सीधे घाव के संपर्क में आती है, जबकि पट्टी उस ड्रेसिंग को सुरक्षित करने, सहारा देने और दबाव बनाने के लिए बाहरी आवरण है। बिल्कुल, और मुख्य सिद्धांत 3 ही हैं। एसेप्सिस यानी रोगाणुहीनता बनाए रखना और घाव को सीधा न छूना। दूसरा, सही दबाव, न बहुत ढीला न बहुत कसा हुआ। और तीसरा, नियमित निगरानी। हाँ, मतलब कैपिलरी रिफिल चेक करते रहना कि रक्त संचार ठीक है या नहीं। और ये भी जानना आवश्यक है कि आज जो भी वैज्ञानिक तथ्य साझा किए गए हैं, वे सभी प्रामाणिक और उच्च स्तरीय स्रोतों पर आधारित हैं। जैसे कि तो ये नियम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बुनियादी आपातकालीन देखभाल दिशा निर्देशों, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के मैनुअल और मेडिकल PG स्तर की संदर्भ पुस्तकों जैसे ऑक्सफोर्ड हैंडबुक, टिंटनालीज इमरजेंसी मेडिसिन और बेली एंड लव सर्जरी से लिए गए हैं। मतलब आज जो भी जानकारी यहाँ साझा की गई है वो दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा विज्ञानियों द्वारा परखी और प्रमाणित है। जी और जाने से पहले मैं एक विचार सबके लिए छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल, बताइए। आज हमने ड्रेसिंग की नियमित निगरानी और संक्रमण से बचाव के बारे में विस्तार से चर्चा की। जरा सोचिए, विज्ञान कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भविष्य में अगर हमारे पास ऐसी स्मार्ट बैंडेज आ जाएं जो घाव के अंदर बैक्टीरिया पनपते ही या अंदर रक्त संचार कम होते ही बाहर से अपना रंग बदल लें, तो प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन देखभाल की दुनिया कैसी होगी? रंग बदलने वाली बैंडेज? हाँ, पट्टी खुद बता देगी कि घाव के अंदर क्या चल रहा है। ये चिकित्सा विज्ञान का अगला बड़ा कदम हो सकता है। वाओ, मतलब घाव को बिना खोले अंदर का सीधा लाइव अपडेट हमें बाहर मिल जाएगा। ये सचमुच एक अद्भुत विचार है जो भविष्य की चिकित्सा को पूरी तरह बदल सकता है। विज्ञान की सीमाएं वाकई असीम है। खैर, इसी दिलचस्प विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।